7 दिसंबर 1941 सुबह 7:55 जापान अचानक से अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला कर देता है। इस हमले में अमेरिका के हजारों सोल्जर मारे जाते हैं। पर एक मिनट दोस्तों, अमेरिका का तो इस युद्ध से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो फिर जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों करा? आखिर कैसे यह हमला आगे चलकर 2 न्यूक्लियर अटैक्स का कारण बना? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में अमेरिका को दूसरा न्यूक्लियर हमला करने की जरूरत थी? इन सवालों के जवाबों के लिए दोस्तों हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है साल 1941 की। वर्ल्ड वॉर 2 को चलते लगभग 2 साल हो चुके थे, जहां एक तरफ नाजी जर्मनी और इटली एक एक करके यूरोप के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जापान अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए ईस्टर्न एशिया में एक के बाद एक देश को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा था। यूरोप के लगभग सभी देश युद्ध में जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस युद्ध से दूरी ही बनाए हुआ था। हालांकि अमेरिका को जापान की यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। जापान के इस इन्वेसिव बिहेवियर को देखते हुए अमेरिका जापान को तेल की सप्लाई करना बंद कर देता है। अब क्योंकि जापान अपनी जरूरत का 80% तेल सिर्फ अमेरिका से इंपोर्ट करता था, इस वजह से यह जापान के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी थी। अमेरिका जापान के सामने शर्त रखता है कि उन्हें तेल की सप्लाई सिर्फ तब की जाएगी जब वह चाइना से अपना कब्जा छोड़ेगा। अब यहां जापान के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अमेरिका की शर्त मानकर युद्ध से पीछे हट जाए, या फिर उसे तेल का कोई दूसरा सोर्स ढूंढना होगा। यहां जापान अमेरिका की शर्त ना मानकर तेल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करने की प्लानिंग करता है। लेकिन यह काम इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि उस वक्त इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ता, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। अब जापान को इस बात का अंदाजा तो था कि अगर उन्होंने फिलीपींस पर हमला किया तो इसका जवाबी हमला अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस से जरूर होगा। जापान के घटते हुए ऑयल रिजर्व्स को देखकर जापानीज नेवी फ्लीट के सबसे सीनियर कमांडर इसोरोकु यामामोटो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो पहले पर्ल हार्बर बेस पर ही हमला कर दे। हालांकि यह कोई इतनी समझदारी वाला डिसीजन नहीं था और 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर जापान के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 बैटलशिप और सैकड़ों फाइटर जेट अचानक से अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में अमेरिका के 2335 सोल्जर और 68 सिविलियन मारे जाते हैं। इस हमले के बाद अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में उतर चुका था। अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, जहां एक ओर थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स के नाम से बुलाया जाता था, वहीं दूसरी ओर थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका, जिन्हें एलाइज नाम से बुलाया जाता था। अमेरिका को युद्ध के अलावा यह डर भी सता रहा था कि अगर हिटलर उनसे पहले एटॉमिक बम बना लेता है तो फिर सिचुएशन को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अमेरिका भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य था जल्द से जल्द एटॉमिक बम बनाना, जिसे लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब वर्ल्ड वॉर 2 को चलते 4 साल हो चुके थे और 3 सितंबर 1943 को आखिरकार इटली सरेंडर कर देता है। इसके कुछ दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर एक बंकर में आत्महत्या कर लेता है और 7 मई 1945 को जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। जापान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब अमेरिका को भी इस युद्ध में काफी ज्यादा कैजुअल्टी हो रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका फैसला करता है कि उन्हें अब इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जापान को इन्वेड करना होगा। जापान को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था कि अमेरिका अब लैंड इन्वेजन करने वाला है। जापानी इस बात को अच्छे से जानते थे कि वो अमेरिका को नहीं हरा सकते। हालांकि जापान अपने इतिहास में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। उनका इरादा था कि किसी तरह अमेरिका को निगोशिएट करने के लिए मजबूर किया जाए। जापान लैंड इन्वेजन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यहां जापान की स्ट्रैटेजी थी सुसाइडल अटैक्स। जापान को यह बात अच्छे से पता था कि अमेरिका को अगर जापान को इन्वेड करना है तो उसे समुंदर के रास्ते से ही आना होगा। इसे रोकने के लिए जापान ने सुसाइडल अटैक्स की पूरी यूनिट तैयार की थी।
इसमें कामिकाजे प्लेन, सुसाइड सबमरीन और यहां तक कि स्कूबा डाइवर्स भी शामिल थे। इन सब का काम था दुश्मन को जमीन पर पहुंचने से पहले ही मार गिराना। अगर इनसे बचकर कोई जमीन तक पहुंच जाता तो फिर उनका सामना होता जापानी आर्मी से। अमेरिका लैंड इन्वेजन की शुरुआत करता है 1 अप्रैल 1945 को बैटल ऑफ ओकिनावा से, जिसमें अमेरिका जापान के नजदीक एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक आइलैंड ओकिनावा पर हमला करता है। अब यहां अमेरिका जैसे तैसे जीत तो जाता है, लेकिन उन्हें इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस लड़ाई में अमेरिका के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि इस लड़ाई में जापान को भी बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिका को यह संदेश देने में भी कामयाब हुए थे कि ऐसे इन्वेजन करके युद्ध को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इस लड़ाई के 24 दिन बाद 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट से अमेरिका को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। प्रोजेक्ट मैनहट्टन सफल रहा। अमेरिका ने दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण कर लिया था। अब बाजी पलट चुकी थी। जहां पहले अमेरिका को युद्ध में इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हो रही थी, वहीं अब अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 26 जुलाई 1945 को एलाइज लीडर्स जापान को आखिरी चेतावनी देते हुए एक अल्टीमेटम जारी करते हैं, जिसमें वो जापान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करते हैं, वरना इसका अंजाम होगा प्रॉम्प्ट एंड एटर डिस्ट्रक्शन। हालांकि इस अल्टीमेटम में कहीं भी न्यूक्लियर बम का जिक्र नहीं था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापानी प्रधानमंत्री सुरुकी कांतारो इस अल्टीमेटम का जवाब देते हुए कहते हैं, मोकुसात्सु एक जापानी शब्द जिसका मतलब है इग्नोर या फिर कोई टिप्पणी नहीं। जापान की इस प्रतिक्रिया के बाद 3 अगस्त 1945 को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन न्यूक्लियर हमले करने का ऑर्डर पास करते हैं। और फिर आता है 6 अगस्त 1945 का वो दिन जब अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोला गे जापान के हिरोशिमा शहर पर सुबह 8:15 पर इंसानी इतिहास का पहला न्यूक्लियर बम गिराता है। ये बम जमीन से लगभग 1900 फीट की ऊंचाई पर जैसे ही ब्लास्ट होता है, हिरोशिमा शहर एक झटके में बर्बाद हो जाता है। लगभग 70,000 लोग मारे जाते हैं, और ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो बम के धमाके से मारे जाते हैं। इसके बाद रेडिएशन से होने वाली मौत का नंबर लगभग 1,40,000 के आसपास है। यानी एक धमाके से शहर की 35% आबादी मारी जाती है। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि इस न्यूक्लियर हमले के बाद भी जापान हार मानने को तैयार नहीं था। जापान इस हमले के सदमे से बाहर निकलता इससे पहले इसके 2 दिन बाद 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन भी जापान पर हमला कर देता है। अब जापान का हौसला बिल्कुल टूट चुका था, और इसके अगले ही दिन 9 अगस्त को अमेरिका एक और न्यूक्लियर बम जापान के नागासाकी शहर पर गिरा देता है, जिसमें लगभग 80,000 लोग यानी कि नागासाकी की लगभग 33% आबादी मारी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दूसरा न्यूक्लियर हमला करना जरूरी था? क्या इसके बिना भी काम चल सकता था? दरअसल साल 1945 आते आते जापान को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि वो अमेरिका को नहीं हरा सकते। हालांकि जापान ने अपने इतिहास में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। जापानी एम्परर चाहते थे कि किसी तरह से उनकी पावर मेंटेन रहे और उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर ना करना पड़े। जून 1945 आते आते जापान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी इस युद्ध को खत्म करने को राजी हो चुके थे। इसके लिए जापान ने सोवियत यूनियन से भी मदद मांगी थी एक मीडिएटर के रूप में, लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था। जापान अपनी पूरी ताकत अमेरिका के लैंड इन्वेजन को रोकने में लगा चुका था, और जैसे ही सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जापान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अमेरिका को सिर्फ थोड़ा इंतजार करना था। लेकिन अमेरिका बिना इंतजार करे दूसरा न्यूक्लियर बम गिरा देता है। दरअसल नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बम के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला रीजन था कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, जो आज के समय के $30 बिलियन यानी कि लगभग 2,46,000 करोड़ रुपए होते हैं। अमेरिका अपनी इस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना चाहता था। इसका एक और बड़ा रीजन था सोवियत यूनियन। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि जापान में सोवियत यूनियन का प्रभाव ज्यादा बढ़े।
इसलिए उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने और दुनिया और सोवियत यूनियन को अपनी पावर दिखाने के लिए भी ये कदम उठाया। जैसे ही सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, उसके अगले ही दिन अमेरिका दूसरा न्यूक्लियर बम गिरा देता है। लेकिन क्या इन रीजंस के लिए लाखों लोगों की जान लेना कोई सही निर्णय था? क्या यह वॉर क्राइम नहीं था? क्या उन लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? इस पर सभी के अलग अलग विचार हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस हमले के बाद जापान 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है और इसके कुछ दिन बाद यूनाइटेड नेशंस को स्थापित किया जाता है ताकि आगे फिर कभी ऐसी स्थिति दोबारा न हो। न्यूक्लियर वेपन्स मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि नागासाकी के बाद दोबारा कभी न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं हुआ और उम्मीद है कि आगे भी कभी न हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।